बागलिहार बांध के गेट खोले जाने से चिनाब नदी के वाटर लेवल में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और इसे देखते हुए जिला इंतजामिया ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरीके से तैनात है ताकि लोगों को वक्त पर बचाया जा सके। वार्निंग जारी की गई है और जरूरत पड़ने पर उन्हें महफूज मुकाम पर शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल बढ़ते पानी के बीच में ये टीमें हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि बाढ़ से बचाव किया जा सके और बांध से जुड़ी तमाम तर हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जसवंत सिंह एसडीआरएफ इंचार्ज, सुबह 8 बजे के हम लगे हुए जहाँ तो सिविल पब्लिक को किसी को पानी के आगे नहीं जाने देना है। जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक हम यहीं पे खड़ी हमारी टीम। जो भी कोई सिविलियन आता जाता है उनको पीछे कर देना है। तो कब तक सर यहाँ पे जो लोगों को बताया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि चुनाव के नजदीक नहीं आना है? अब जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक इधर ही खड़े, हम किसी को आगे जाने नहीं देना है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस भी है? हाँ बिल्कुल, जम्मू की पुलिस भी सारी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी खड़ी है इधर सारी। जैसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से पता चला कि डैम का पानी छोट है तो हमारी टीम मौके पर आ गई। लोगों को अभी कि चुनाव के नज़दीक कोई ना आए। जब तक पानी कम नहीं होगा हमारी टीम मौजूद रहेगी इधर ही चुनाव के किनारे। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भी हमारे साथ है। जब तक ये इस पानी का लेवल कम नहीं होगा तब तक हम इधर ही रहेंगे। तो अभी पानी बढ़ेगा सर मजीद या नहीं, अभी नहीं, अभी और ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो पहले से ही लोगों को बताया? हाँ बिल्कुल, पहले से सुबह 8 बजे से किया गया, लोगों को बताया गया, सायरन के अनाउंसमेंट की गई, सायरन बजाया गया तो लोगों को पीछे हटाया गया। अभी भी और यहाँ पे आज बगलियार डैम को है छोड़ा गया। सुबह 10 बजे बगलियार डैम को छोड़ा गया और इससे पहले ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आई। जितने भी कोहबा के आसपास बस्तियाँ हैं उन्हें पहले ही अवेयर किया गया था कि चिनाब से दूर रहे क्योंकि बगलियार डैम को छोड़ने वाले हैं। तो ये पानी का बहाव इतना ज़्यादा है, यहाँ पर जो बारिश के दौरान जो पानी का बहाव तेज़ होता है उसके साथ जो जंगलों से लकड़ी आ जाती है उस लकड़ी को टेंडर हो जाता है और बाद में उसे स्लीपर बनाया जाता है। वो स्लीपर वहाँ पे बन रहे थे तो अचानक पानी का बहाव इतना ज़्यादा हो गया, कम से कम जो हमने इन लोगों ने बता दिया 300 से 350 स्लीपर जो है इस पानी के साथ बह गए और पानी का बहाव इतना ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लकड़ी जो है इस पानी के साथ आई। और यहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ का तहसीलदार रामंद, एसएचओ रामंद मौजूद है और लोगों को चिनाब पास आने से जो है वो मना किया गया है बिल्कुल लोगों को। और जब तक पानी कम नहीं हो जाता है नॉर्मल तरीके से, जब तक पानी का बहाव नहीं होता है तब तक किसी भी इंसान को यहाँ चिनाब के पास आने की इजाज़त नहीं है। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, रामन, चिनाब से। तो फिलहाल आबी सतह में इजाफा हुआ है। चिनाब रिवर की जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और उधर दूसरी तरफ अखिल जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आज माहाना मीटिंग हुई थी जिसमें टीचर्स से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों पर तफसीली बातचीत हुई थी। मेंबरान ने अपनी कई पुरानी लंबित मांगों पर तशवीश का इजहार किया और सरकार से फौरन कार्रवाई की अपील की। मीटिंग में सबसे पहले मिड डे मील के पिछले 1 साल में बकाया सैलरी का मुद्दा उठाया गया। कमेटी ने कहा कि इस बकाया की वजह से मुतल्लिका स्टाफ को परेशानियों का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इस भुगतान के लिए जल्द से जल्द वो कार्रवाई करें और योजना का कामकाज मुतासिर न हो इसके लिए ठोस कदम उठाएं। इसके अलावा कई आरईटी टीचर्स के रेगुलराइजेशन में हो रही देरी पर भी तशवीश का इजहार किया गया। मेंबरा ने बताया कि सभी जोरे कामकाज कागजी कार्रवाई पूरी होने के बावजूद इन टीचर्स की फाइलें अब भी अटकी हुई हैं। इससे न सिर्फ बेयकीनी बढ़ रही है बल्कि टीचर्स का हौसला भी गिर रहा है। कमेटी ने सरकार से अपील की है कि इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो फिलहाल टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बहुत सारी मांगें हैं जिसमें से रेगुलराइजेशन का एक बड़ा मुद्दा है, मिड डे मील का बड़ा मुद्दा है और उसके अलावा जो भी उनकी मांगें अटकी हुई खासतौर पे सैलरी के हवाले से उसके ऊपर भी आज टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सवाल उठाया और ना सिर्फ सवाल उठाया बल्कि सरकार से इन तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए भी कहा। खबर यह है कि अखिल जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आज माहाना मीटिंग चल रही थी जिसमें टीचर्स से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों पर तफसीली बातचीत की गई। मेंबरान ने अपनी कई पुरानी लंबित मांगों पर तशवीश का इजहार किया और सरकार से फौरन कार्रवाई की अपील की। मीटिंग में सबसे पहले मिड डे मील के पिछले 1 साल से बकाया सैलरी का मुद्दा उठाया। बाकी जानकारी के लिए उधमपुर का रुख करेंगे। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, मिड डे मील का मुद्दा हो या दूसरी सैलरी का मुद्दा हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ज्वाइंट टीचर्स एक्शन कमेटी की जानिब से इस तरह के मुद्दे उठाए गए। क्या था पूरा मामला?
जी आमिर, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जॉइंट एक्शन कमेटी, टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उन्होंने अपनी एक बैठक जो है वो की और जिसमें कई सारे मुद्दे जो है उन पर चर्चा की गई। मुख्य डिमांड जो उनकी है कि जो मिड डे मील्स है उसके ड्यू पिछले 1 साल से लगभग पेंडिंग पड़े हुए हैं और जिस वजह से कहीं ना कहीं टीचर्स को दिक्कतें आ रही है अब आगे मिड डे मील्स जो है वो स्कूलों के अंदर चलाने को। तो ये उनकी साफ तौर पर मांग थी कि जो मिड डे मील्स के ड्यू है वो जरूर यहाँ पर जो है सरकार उन्हें मुहैया करवाए, क्योंकि पिछले 1 साल से पेंडिंग पड़े और अब जो दुकानदार हैं यानी कि जो वेंडर्स हैं वो राशन देना या बाकी सामान जो देना है वो उनसे लेना मुश्किल हो चुका, क्योंकि 1 साल से उनकी कई लाखों रुपए की पेमेंट जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये मुद्दा है जिस वजह से टीचर जो है काफी परेशान है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब आगे आने वाले समय में मिड डे मील चलाना स्कूलों के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत भरा हो जाएगा। परेशानियां जो है वो टीचर्स के साथ आएंगी और फिर ये योजना कहीं ना कहीं बंद होती हुई नजर आएगी। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए और इस योजना को लेकर जो है मिड डे मील की जो ड्यूज है 1 साल से पेंडिंग पड़े हुए वो ड्यूज पूरे क्लियर करने चाहिए। साथ ही साथ उनका कहना था कि जो आरईटी टीचर जो हैं जिनको कन्वर्ट किया गया है, रेगुलराइजेशन जिनकी की जानी थी, कुछ फाइल्स हैं अभी भी उधमपुर जिला या बाकी जिलों में ऐसे टीचर्स हैं जो आरईटी से रेगुलराइजेशन के लिए फाइल्स तो उनकी चली गई, अप्रूव भी हो गई, लेकिन आज तक भी उनकी कंफर्मेशन जो है वो नहीं हुई है, जबकि वो हो जानी चाहिए थी। उनके जो एक 7 साल का पीरियड था वो पूरा हो चुका है और अभी भी काफी समय से वो दिक्कतें जो हैं पेश आ रही है, क्योंकि अभी जो सैलरी है वो उन्हें आरईटी के हिसाब से ही मिल रही है, जिससे उनको अपना परिवार का जो गुजर बसर करना है वो कहीं ना कहीं मुश्किल होता जा रहा है लगातार, और लगातार वो अपनी ड्यूटी जो है वो उनको उसको भी अंजाम दे रही है। लेकिन अब जो फाइल्स पेंडिंग पड़ी है उन फाइल्स पर भी जल्द से जल्द मोहर लगाई जाए और उन टीचर्स को जो है वो भी रेगुलराइजेशन जो है की जाए। और ट्रांसफर पॉलिसी को उनका साफ साफ कहना है कि ट्रांसफर पॉलिसी की पिछले कई सालों से वो मांग कर रहे हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो की जाए, लेकिन अब सरकार ने कहीं ना कहीं इस पे कदम उठाते हुए ये कहा गया कि जो इंसेंटिव जो है वो बाकी टीचर्स को मिलते थे, अब हाई रीचेज में रहने वाले जो दूरदराज इलाकों में टीचर्स हैं उनके लिए इंसेंटिव की बात जो है सरकार द्वारा की जा रही है। उनका कहना था कि ये एक बेहतरीन कदम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसफर पॉलिसी भी पूरी तरह से तैयार की जाए, जबकि इसमें साफ तौर पर पहले ही शिक्षा विभाग ने कह दिया था कि ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर आना चाहिए, या कोर्ट से जो ऑर्डर आया था उसमें भी ये कहा गया था कि ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन अब तक भी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो तैयार नहीं की है। तो ट्रांसफर पॉलिसी को भी तैयार किया जाए ताकि जो टीचर्स हैं दूर इलाकों में कई सालों से बैठे हैं, 15-15, 20-20 सालों से बैठे हैं, वो भी ट्रांसफर होकर शहर की तरफ आ सके और जो अपनी ड्यूटीज हैं उनको अंजाम दे सके और दिक्कतें जो है उन्हें ना पेश आती। ये जो है और भी कई सारी डिमांड छोटी मोटी जो है कि वो लगातार है, लेकिन ये मुख्य डिमांड जो है वो लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं। और उन्होंने कहा 1 साल से आखिर क्या वजूहत है जिसकी वजह से सैलरी अटकी हुई है? क्या डिपार्टमेंट की जानिब से इस सिलसिले में कुछ कहा गया है? क्योंकि 1 साल की सैलरी, वो भी चंद पैसे मिलते हैं इन्हें, और 1 साल से सैलरी अटकी हुई है, वजूहत का कुछ पता चल पाया? कुछ जो कहा गया कि कुछ डीडीओज ना होने की वजह से, डीडीओज की पावर्स ना होने की वजह से जो है वहां पर सैलरी जो है वो उनकी नहीं आ पा रही है। साथ ही साथ फंड्स के अभाव जो है वो जरूर कहे जा रहे हैं, क्योंकि आरईटी जो है वो टोटली कन्वर्ट जो है अब हो चुके हैं रेगुलराइजेशन में, तो कहीं ना कहीं वो आरईटी डिपार्टमेंट जो है वो टोटली तरह से खत्म होता हुआ है, तो वो हेड जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब जो उनकी सैलरी जो है वो अटकी पड़ी हुई है, डीडीओज ना होने की वजह से, डीडीओज पावर ना होने की वजह से पैसा निकल नहीं रहा, सैलरी तक पहुंच नहीं रहा, और तब यहाँ पर इनको जो सैलरीज है वो मिल नहीं रही है। ये साफ तौर पर मांगे हैं उनकी, और ये कहा गया कि जल्द से जल्द इन मांगों को जो है वो पूरा किया जाए। सबसे बड़ी मांग ये है कि पिछले 1 साल से मिड डे मील्स के जो ड्यूज हैं, यानी कि मिड डे मील जो स्कूलों में योजना चलाई जाती है, उस मिड डे मील्स के ड्यू जो है, जो खाना बच्चों को वहां दिया था, वो 1 साल से पेंडिंग पड़े, वो भी अब तक इनको मुहैया नहीं करवाया गया। कारण यही है कि ड्यूज ना होने की वजह से या ग्रांट ना होने की। तो एक और चीज हमें जरूर समझाते हुए जाइए विक्रम, कि जिस तरह की ये लोग रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं, और भी दीगर मांगे हैं, लेकिन रेगुलराइजेशन एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या सरकार ने इस तरह के कोई वादे किए थे? क्या सरकार ने किसी भी तरह का आश्वासन दिया था, या फिर ये मुतालबात हैं सिर्फ इन लोगों के? देखिए अगर मैं आपको बता दूं कि ये साफ तौर पर जब आरईटीज जो है वो जब लगाए गए थे, रेबरेट टीचर्स जो है वो जब लगाए गए थे, तो उसमें ये साफ तौर पर लिखा था कि 7 साल तक जो अपनी सर्विस पूरी करता है उसे फिर जो है रेगुलराइज किया जाएगा। तो वो अभी तक अगर देखा जाए तो जितने आरईटीज लगे थे उनमें से मैक्सिमम आरईटीज जो है वो जो है वो परमानेंट हो चुके हैं। सिर्फ चंद लोग जो रह गए हैं जिनके 7 साल अभी पूरे नहीं हुए थे, या जिनकी जो किसी वजह से कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी थी, वो जो रह गए थे, उन सब ने भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है बिल्कुल, यानी बात अब क्लियर ये हो गई कि जो रेगुलराइजेशन के लिए इन्होंने रूल रेगुलेशन बनाए थे और क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किया था, वो उसमें से ज्यादातर लोग फुलफिल कर चुके हैं और वो अपना हक चाहते हैं कि जो आपने कहा था कम से कम वो पूरी कर दीजिए। बड़ी बात है और यकीनन सरकार को इस जानिब ध्यान देना चाहिए भी, और फौरी तौर पर लोगों के मसाइल दूर करनी चाहिए। अच्छी खबर है और यकीनन ये सरकार तक पहुंचेगी। उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनके मसाइल दूर होंगे। शुक्रिया तमाम बेहतरीन मालूमात के लिए विक्रम।
तो रेगुलराइजेशन का एक बड़ा मुद्दा है, उसके अलावा सैलरी का बड़ा मुद्दा है और ये सारी चीजें फुलफिल की जा रही हैं। उधर वजीर दिफा राजनाथ सिंह की बात कर लें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के 125 अहम मंसूबों का आज इफ्तिताह कर दिया गया। उन्हें वक्फ भी कर दिया है मुल्क के नाम, लोगों के नाम। और इन मंसूबों में 28 सड़कें हैं, 93 पुल है, 4 दीगर स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्शन वर्क शामिल है और ये मंसूबे 7 रियासतों और 2 यूटी में पूरे किए जाएंगे, जिनमें से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, राजस्थान, मगरबी बंगाल और मिजोरम वगैरह शामिल है। अहम कामों में लद्दाख में 920 मीटर की श्योक कट एंड कवर सुरंग शामिल है, जो लैंडस्लाइड और एवलांच वाले इलाकों में भी हमवार आमदोरफ्त को यकीनी बनाएगा, यानी कि इस तरह की सूरत हाल में भी रास्ते को साफ रखेगा। राजनाथ सिंह ने बीआरओ की तरफ से कहा कि यह मंसूबा आर्म्ड फोर्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाएगी और रसद सहूलियात सुधारेगी और सरहदी इलाकों में सामाजिक माली तरक्याती डेवलपमेंट और तेज़ काम को बेहतर बनाएगी। उन्होंने बीआरओ और उनके मुलाजमीन की बहादुरी और डेडिकेशन को सराहा। मुश्किल हालात में काम करने के पेशेवर सलाहियत को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ की। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी अन्य परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 5000 करोड़ की लागत से पूरे हुए ये 125 प्रोजेक्ट्स बीआरओ के इतिहास में अब तक का सबसे हाईएस्ट वैल्यू इनॉग्रेशन। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ ने जिस तेजी से और जिस इफिशियंसी से किया है, उसने नेशनल डेवलपमेंट को भी बड़ी तेजी प्रदान की है। इंडिजिनस सॉल्यूशंस के माध्यम से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को भी सफलतापूर्वक पूरा कर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आज कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के पर्याय के रूप में भी उभर चुका है। साथियों, मानवता के समूचे इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी ने सभ्यताओं, समाजों और विचारों के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई है। नाजरीन, आप सभी देख रहे जी मीडिया जेन के लद्दाख। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है वर्चुअली डेडिकेट और इनोग्रेट किया है 125 स्ट्रेटेजिकली जो सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बीआरओ द्वारा। और आपको बता दूं, इसमें जो है 28 रोड्स है, 93 ब्रिजेस है और 4 जो है स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं। और ये जो है 7 स्टेट्स में है, 2 यूनियन टेरिटरीज में है, इंक्लूडिंग लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। और अगर स्टेट्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मिजोरम में है। और अगर अलग अलग रोड्स की बात करें तो रोड जो है 2 जम्मू में है, 8 लद्दाख में है, 4 राजस्थान, 10 अरुणाचल प्रदेश, उसी तरह 2 सिक्किम, 1 वेस्ट बंगाल और 1 मिजोरम में है। और साथ ही साथ अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज जो है 20 जो है जम्मू कश्मीर में है, 28 जो है लद्दाख में है, 7 उत्तराखंड में है, 7 हिमाचल प्रदेश में, 20 उसी तरह अरुणाचल प्रदेश में, 8 सिक्किम में, 1 वेस्ट बंगाल में और 2 जो है मिजोरम में है। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो है इसमें, जो अगर आज के इनॉग्रेशन की बात करें, जो वो जो है 920 मीटर का जो स्ट्रेटेजिक जो है कट एंड कर्व जो है श्योक टनल है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टनल है। खासकर हम आर्म फोर्स की अगर बात करें तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी। ये जो टनल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और जिस तरह से जो है सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री द्वारा जो है प्रोत्साहित किया गया, जैसे बीआरओ के हर कर्मचारियों को हेडेड बाय डीजी बीआरओ द्वारा जो उनको उनके काम को जो है सराहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट 125 प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन 5,000 करोड़ के लागत से बनाया गया। और जो उन्होंने कहा कि ये अब तक के हाईएस्ट वैल्यू जो है इनॉग्रेशन जो रहा है। बने रहे जी मीडिया जेन के लद्दाख के साथ, मैजिक मितले से। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बनाए गए बरनाई ब्रिज और पुराना तुलेल ब्रिज का ऑनलाइन इफ्तिताह भी कर दिया। और ये दोनों पुल तुलेल गुरेज इलाके में एक अहम सड़क है। फिलहाल सरकार का कहना है कि ये पुल सरहदी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए सिमत में एक बड़ा कदम है और ये आर्मी की आवाजाही को भी आसान करेगी। मुकामी लोगों को बेहतर सड़क सहूलत मिलेगी। मुकामी लोगों का कहना है कि ये पुल उनकी बहुत पुरानी मांग थी। सर्दियों में इजाफा अक्सर बाकी जगहों से इलाके का राब्ता कट जाता है और इसकी वजह से पुलों के बनने से ट्रैफिक में सुधार होगा। डीडीसी तुलेल राजा एजाज अहमद ने वज़ीर दिफा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये कदम सरहद के करीब रहने वाले लोगों को आसान करेगी।
ब्लॉक है। तुलेल ब्लॉक के लिए एक आज हिस्टोरिक डे है। हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने आज 2 बड़े ब्रिज जो तकरीबन 18 करोड़ की लागत से तैयार हुए उनका आज इनाग्रेशन किया और बाज़ाब्ता तौर आवाम के नाम वक़ुफ़ किया। मैं अपनी तरफ से यहाँ के इस दूर दराज इलाके तुलेल के अवाम की तरफ से हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का तहे दिल से मशकूर हूँ। तो राजनाथ सिंह का दौरा काफ़ी अहम, क्योंकि इस वक्त कई सारे उन्हें जिम्मेदारियां लोगों को और उसके साथ साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को उन्होंने आवाम को सपोर्ट किया है और शुरुआत भी की है कई एक की, और इससे यहाँ की जो लाइफ लाइन है, ज़िंदगी है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो जाएगी। मज़ीद जानकारी के लिए बांडीपुरा का रुख करेंगे। वाहिद हमारे साथ जुड़े। वाहिद, क्या कुछ है मसला, ख़ास तौर पर राजनाथ सिंह का यह दौरा कितना सूदमंद साबित हो रहा है? देखिए, अगर हम राजनाथ सिंह जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए। हाँ जी, अगर हम आज के दौरे के हवाले से बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दौरे को लेकर यहाँ पे लोगों में काफी उत्साह था। वो चाहते थे कि जिस तरह से यहाँ पे ब्रिज बनाए गए हैं, साथ ही साथ जो नए रोड कनेक्टिविटी बन गई है उनको कब यहाँ पे इफ्तिताह किया जाएगा। लेकिन आज का जो दिन है ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और साथ ही साथ एक हिस्टोरिक दिन है जिस तरह से यहाँ पे मुकामी लोग कह रहे हैं, क्योंकि उनके एक लंबे अरसे के बाद इस तरह की इफ्तिताह यहाँ पे हुई। यकीनी तौर पर जो लोग हैं आज काफी खुश नजर आ रहे थे। अगर हम सारे तहसील गुरेज के दूर दराज इलाका वरनाई या जो पुराना तुलेल की बात करें तो वहाँ पे 2 अहम जो पुल थे वहाँ पे भी उनकी जो है इनाग्रेशन आज की गई, और साथ ही साथ वहाँ पे जो लोग थे वो काफी मुतमईन और खुश नजर आ रहे थे। हमने देखा कि वहाँ पे भी जिस तरह से एक तकरीब का आयोजन किया गया था, तो वहाँ पे मुकामी MLA जो नज़ीर अहमद खान गुरेजी थे और उनके साथ साथ वहाँ पे BRO के ऑफिशियल्स थे, और उनके अलावा वहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ मुकामी लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। और ये लगातार कई सालों से ये लोग मुतालबा कर रहे थे कि ये जो 2 अहम पुल है उनको यहाँ पे बनाया जाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि जब भी वहाँ पे बर्फबारी ज्यादा होती थी, बारिशें ज्यादा होती थी, तो ये पूरा जो वरनाई का इलाका था, पुराना तुरैल का जो इलाका था, ये बाकी दुनिया के साथ कट के रह जाता, क्योंकि ये जो ऐसे वहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो पुल वहाँ पे बनाए गए हैं ये काफी खतरनाक जो नाले वहाँ से गुजरते हैं तो उन पे बनाया गया है, क्योंकि लगातार हमने देखा कहीं वहाँ पे जाने जो है वो तलब हुई। एक बार एक जो गाड़ी है वो इसमें ढह गई थी। सैलाब का बहुत ज्यादा खतरा रहता था इन इलाकों में, और लगातार जिस तरह से अभियारों ने यहाँ पे जिस तरह से पुल बनाए और बाज़ाब्ता तौर पर आज जो ये पुल 2 है आम लोगों के या आवाम के लिए, तो लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। जो थे उनका कहना था कि ये जो पुल जब बनाए गए हैं या यहाँ के जिस तरह से हालात है, जियोग्राफी हालात है, और उनको मद्देनजर वो ये यहाँ पे बनाए गए हैं, क्योंकि अक्सर वहाँ पे ज्यादा सैलाब का खतरा रहता है। और इसके बीच हमने देखा कि वहाँ पे जो लैंडस्लाइड्स होती है और इसके अलावा जो बर्फानी तूदे वहाँ पे गिरते हैं, तो काफी अंदेशा वहाँ पे रहता था। इस बीच नई जो टेक्नोलॉजी है, तमाम तर जो बराकार वो लाई गई है, और ताकि जो पुल है उनको यहाँ पे बनाया जाए। हमने देखा बहुत ही कम मुद्दत में इन दोनों पुलों को यहाँ पे बनाया गया। हालांकि BRO ने इससे पहले भी यहाँ पे बहुत काम किया, और मजीद जो यहाँ पे मजीद जो पुलिस है वहाँ पे काम की है, सड़कों की किस तरह से कुशादगी की जाती है। तो लगातार जिस तरह से बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि सर तहसील को किस तरह से बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट करना, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे पहाड़ों को छींटते हुए किस तरह से जो रोड कनेक्टिविटी है लोगों की दहलीज तक पहुंचाई, लोगों तक घरों तक पहुंचाई। अक्सर हमने देखा कि जब यहाँ पे लोग बीमार होते थे या गुलाब होते थे या जो बाकी लोग होते थे तो उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो आज के दिन के हवाले से हम कहें ये काफी तारीखी दिन है, और जिस तरह से मुकामी MLA का कहना था कि सरकार और जो BRO है लगातार ये कोशिश करती है कि जितने भी दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे यकसान तरक्की हो, खुसूसन बॉर्डर एरियाज की तरफ से खुसूसी तवज्जो दी है, क्योंकि जो अक्सर इलाके होते हैं ये बर्फबारी जब भी यहाँ पे होती है तो इस बीच ये बाकी दुनिया के साथ कट के रह जाते हैं। जी, बड़ी बात यह है कि लोगों के लिए मसाइल तो हैं, लेकिन अब सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम तर जिम्मेदारियां अदा करने के बावजूद अब उनकी मुश्किलें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी और बेहतर तरीके से उनको ज़िंदगी गुजारने में आसानी होगी। शुक्रिया भाई तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए।
श्रीनगर पुलिस ने नशे के तस्कर और उसके नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करते हुए नाथियापुरा में वाक़ जावेद अहमद गनी के 2 मंजिला रिहायशी मकान को तकरीबन 1 करोड़ रुपए की कीमत के साथ NDPS एक्ट के तहत जब्त कर लिया है। जावेद अहमद गनी नशे का आदतन तस्कर है और उस पर FIR भी दर्ज है। जांच में साबित हुआ कि इमलाक गैर कानूनी नशीले अशिया की बिक्री से खरीदी गई थी और जब्त कार्रवाई खासतौर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई। और उसके साथ साथ हुक्म के मुताबिक मालिक इमलाक का जो मालिक है, इस घर का जो मालिक है, वो इसे बेच नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता और ना ही किसी को दे सकता है। श्रीनगर पुलिस ने कहा कि वो नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रहे हैं। और JKS एग्जाम में एक एज लिमिट तनाज़े पर JKPC सदर सज्जाद लोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और CM उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि CM उमर अब्दुल्ला बेचारा CM है और लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में है। जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज है उसमें जो एज रिलैक्सेशन का मामला था, ये कोई नया मामला नहीं था। ये पिछले काफ़ी देर से एक डिमांड थी कि हमारे लिए जो है एज का कट ऑफ जो है कम क्यों रखा गया, जबकि आप देखेंगे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स जो है वहाँ एज पीपल विद हायर एज ग्रुप्स वो भी जो है इस एग्ज़ाम में कम्पीट कर पा रहे। तो ये जो कल वाला मामला था बिलखुसूस, नंबर 1 तो ही डिड नॉट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको कोई ज़रूरी नहीं था कि वो नोटिफिकेशन का वेट करें। वो पहले ही ये फाइल जो है LG साहब के साथ मिलकर इन द करंट सेट ऑफ कंडीशंस जो आज है पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर, उसमें इस फाइल को प्रोसेस करा सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं की। इस एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन निकली है वो 22 अगस्त को निकली। 22 अगस्त को नोटिफिकेशन निकलती है, फिर 6 नवंबर को एक और नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें क्लियर होता है कि एग्जाम जो है वो 7 दिसंबर को होगा। ये नहीं समझ आती है कि इतना टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास था, इतने क्या बिजी थे ये, इतने क्या मतलब वाई वर दे सो बिजी कि ये इस फाइल को प्रोसेस नहीं कर पाए। और फाइनली जो ये बेचारे नौजवान थे, इनके भी एक ड्रीम्स होते हैं, इनने भी मेहनत की थी, उनका ये जो चांस था कि इसमें बैठने का वो चला गया। नाउ पिछले 1 साल से वी हैव सीन अ चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं। मिस्टर बेचारा 24 घंटा रोते रहते हैं कि जनाब मेरे पास जुल्म हुआ, वो हुआ, ये हुआ। लेकिन कल जो क्लैरिफिकेशन आई है LG साहब के ट्विटर हैंडल से, टाइम हैज कम दैट ही हैज टू रिप्लाई पॉइंट बाय पॉइंट। अगर ये सच है कि 2 दिसंबर को विद अ सिंपल क्वेरी कि इसका पैसा कौन भरेगा, जो खर्चा लगेगा, वो गई है, उसका जवाब नहीं आया है, देन ही इज आंसरेबल। बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।